नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विजन क्लासेज में। साथियों, कंप्लीट पॉलिटी सीरीज का आज ये 19वां लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम लोग संसद पार्लियामेंट को पढ़ने वाले हैं, जिसका आज ये पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद में अन्य पार्ट भी आएंगे, जिससे कि हम लोग छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से सारा कुछ संसद से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस कर सके। संसद के पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं, सत्र कितने चलते हैं, सत्रावसान क्या होता है, सत्र स्थगन कैसे होता है, वो जितनी प्रक्रिया है संसद से संबंधित सारा कुछ पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उनको भी पढ़ेंगे। ये क्लास आप जान लीजिए कि यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और जहाँ भी पॉलिटी पूछी थी सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो क्लास के अंत तक बने रहें और नो डाउट आप लोगों को क्लास कंप्लीट होते होते सारे क्वेश्चन के जवाब मिल चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले अगर बात करें संसद की, तो संसद को हम लोग आर्टिकल अनुच्छेद 79 के अंतर्गत देखते हैं। अच्छा, संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो आपको ये दोस्तों बता दें कि राष्ट्रपति को हमने पहले ही कवर कर लिया है एक वीडियो में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। राष्ट्रपति को हमने वहाँ पर बहुत विधिवत तरीके से कवर किया है, उनसे संबंधित अनुच्छेद और पूरा जो भी प्रोसेस है राष्ट्रपति का महाभियोग तक सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो आप लोग जाकर के राष्ट्रपति को प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं और हम आगे के क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ने वाले हैं। तो आज तो बेसिकली इस क्लास में लोकसभा और राज्यसभा का इंट्रोडक्शन ही होगा, उसके बाद में हम लोग एक एक करके चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा को हम लोग अनुच्छेद 80 मतलब आर्टिकल 80 के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा को हम लोग स्थायी सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं और द्वितीय सदन भी कहते हैं, राज्यों का सदन कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम जानकारी के लिए बता दें कि इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं, हालांकि हमने वीडियो में आगे दिखाया है। तो आपको बता दें कि जो राज्यसभा है ये कभी भंग नहीं होती, ये भंग नहीं होती। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये भंग नहीं होती, सदस्य आते हैं जाते हैं लेकिन राज्यसभा लगातार बनी रहती है। इसको उच्च सदन भी कहते हैं, नाम कई बार पूछा गया है और लोकसभा और राज्यसभा में कन्फ्यूजन होती है कि लोग किसको उच्च सदन कहते हैं, किसको निम्न सदन कहते हैं। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होती है कि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं और लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। लेकिन अगर बात करें उच्च और निम्न में, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको राज्यों का सदन भी कहते हैं। वहीं अगर बात करें कार्यकाल की, तो जो राज्यसभा का कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये स्थायी सदन है। यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, वो होता है 6 वर्ष। सामान्यतः इसमें 6 वर्ष होता है और क्या होता है कि प्रतिवर्ष जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 मतलब 1/3 सदस्य रिटायर कर दिए जाते हैं और उतने ही सदस्य 1/3 सदस्य इसमें ऐड भी कर दिए जाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए ये भंग नहीं होती है और एक जो भी सदस्य होगा वो 6 वर्ष तक इसमें काम करेगा। अच्छा, इसके लिए योग्यता क्या है? तो हमने बताया था कि राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, उनके लिए कुछ भी योग्यता मायने रखती, चाहे वो पढ़े हों या ना पढ़े हों, बस भारत के नागरिक होने चाहिए। और अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो उनकी जो आयु सीमा है वो 30 प्लस होनी चाहिए, 30 प्लस होनी चाहिए, मतलब कि निम्न आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर इतने सदस्य आते हैं, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आते हैं, इनडायरेक्ट। उनको जनता डायरेक्ट मत नहीं देती है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं है, ये लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आते हैं। अच्छा, अगर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व की बात करें तो आप देखेंगे कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो राज्यों से तो आते हैं, जितने भी राज्य हैं 28 राज्यों से तो आते हैं। लेकिन अगर यूटी की बात करें, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यहीं पर है, तो यूटी की बात करें तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, केवल दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर
3 ही यूटी हैं जहाँ से राज्यसभा के सदस्य बन के आते हैं। आगे जब हम विधिवत डिस्कस करेंगे तो ये बता देंगे कि दिल्ली से कितने आते हैं, पुदुचेरी से कितने आते हैं और जम्मू कश्मीर से कितने सदस्य आते हैं राज्यसभा में। चलिए, अब ये छोटा सा परिचय राज्यसभा का हो गया। अब थोड़ा सा हम लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। तो अगर दोस्तों लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा का जो आर्टिकल है ये संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। 80 में लोकसभा के बारे में बात की गई है। अब देखिए, इसको अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रतिवर्ष मतलब माफ़ कीजिएगा 5 वर्ष बाद ये लोकसभा भंग हो जाती है। 5 वर्ष बाद सामान्यतः भंग हो जाती है। उससे पहले भी 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है, पहले भी भंग हो सकती है। कब? जब मान लीजिए कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो लोकसभा पहले भी भंग हो जाएगी। अगर लोकसभा के पास में वो नहीं है, मतलब मतदान पूर्णतः नहीं है, बहुमत नहीं है, तो ये लोकसभा पहले भी भंग की जा सकती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं था। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं लोकसभा को। और इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा इसको आप बात करें तो देखेंगे आप निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं लोकसभा को। और जनता का सदन और प्रथम सदन। अब देखिए, निम्न सदन और प्रथम सदन, इन 2 वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और इसको निम्न सदन कहते हैं। और लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो उसको द्वितीय सदन कहते हैं। अच्छा, कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। यहाँ पर देखिए, हमने डिस्कस किया है सीधा कि लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन वहाँ पर हमने बताया था, राज्यसभा में बताया था कि सदस्यों का कार्यकाल। तो यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर लोकसभा भंग हुई तो जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी होंगे वो स्वतः उनकी सदस्यता भंग हो जाएगी, स्वतः सदस्यता भंग हो जाएगी। अगर योग्यता की बात करें तो भारत की पहली बात तो नागरिक होने चाहिए और 25 वर्ष या 25 प्लस आयु ये कंप्लीट कर चुके हों। यहाँ भी लोकसभा के सदस्य अगर बनना है तो पढ़े हो ना पढ़े हो, आप देखेंगे कि बहुत सारे एमपी हैं जिनको हम लोग सांसद बोलते हैं, तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन लोकसभा के सांसद बने हैं। क्योंकि यहाँ जो योग्यता दी गई है संविधान में वो केवल आयु की योग्यता दी गई कि आप 25 वर्ष आयु कंप्लीट किए हो और भारत के नागरिक हों। ऐसी बात नहीं है, कुछ अयोग्यता के बारे में भी डिस्कस किया, वो हम अभी वीडियो में नीचे देख लेंगे। चलिए, अगर निर्वाचन की बात करें तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट इलेक्टेड। यहाँ पर जनता सीधा इनको प्रत्यक्ष तरीके से मतदान करती है, इनका निर्वाचन होता है। आप देखेंगे कि लोकसभा का निर्वाचन होता है जहाँ से सांसद लोग चुने जाते हैं, तो ये लोकसभा के इलेक्शन से होते हैं। तो अगर बात करें प्रतिनिधित्व तो लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो पूरे देश मतलब कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी सभी जगह से लोकसभा के सदस्य बनकर के आते हैं संसद में। अब आगे देखेंगे साथियों तो थोड़ा सा देख लेंगे कि संसद के लिए अयोग्यताएं क्या है। यहाँ पर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा हमने अलग अलग तरीके से नहीं डिस्कस किया है, एक साथ पूरे संसद को डिस्कस किया है। मतलब कि संसद का मतलब कि यहाँ पर लोकसभा प्लस राज्यसभा की हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों देखेंगे, अगर संसद की योग्यता की बात करें तो एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था जिसमें कहा गया था कि अंतिम निर्णय जो होगा वो राष्ट्रपति देंगे। अच्छा, किसकी सलाह पर देंगे? तो ये इलेक्शन कमीशन की सलाह पर देंगे कि संसद के लिए कौन योग्य है कौन अयोग्य है। अब देखिए, बहुत सारे संसद सदस्य हैं जो इलेक्टेड हो गए, मान लीजिए वो सांसद बन गए, उसके बाद भी कभी कभी वो अयोग्य हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या क्या कर ये रखा गया है, प्रावधान क्या बनाया गया है, उसको हम देख लेते हैं। क्या आधार बनाया गया उसको देख लेते हैं। चलिए साथियों, तो देखेंगे यहाँ पर अगर आधार की बात करें तो दूसरे देश अगर कोई मान लीजिए संसद सदस्य है वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो क्या कर दिया जाएगा, वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें संविधान का अगर उल्लंघन करे, कोई भी संसद सदस्य संविधान का उल्लंघन कर रहा है तब उसके साथ में क्या होगा कि वो भी अयोग्य सिद्ध कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार से हो गया। वहीं अगला देखें तो अपनी चुनावी खर्च देने में समर्थ ना हो। मान लीजिए उन्होंने चुनाव में खर्च लिया है गवर्नमेंट से
अब वो क्या हो गया कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन वो अपना जो चुनावी खर्च है उसका ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, तब भी ये अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं बात करें आगे तो 2 वर्ष तक किसी आपराधिक मामले में सज़ा, अगर ये 2 वर्ष तक किसी आपराधिक मामले या दीवानी मामले की बात नहीं की गई है, आपराधिक मामले की बात की गई है, अगर वो आपराधिक मामले में है तो फिर जैसे आपराधिक मामले क्या हुए, जैसे दहेज प्रथा हुआ, अस्पृश्यता हुआ, जाति आधारित वोट मांगने पर, इस तरीके के अगर इस तरीके के कारण है, या आपराधिक मामले और भी हो सकते जैसे मर्डर कर दिया इन्होंने किसी किसी चीज़ का, तो यहाँ पर ये जो है ये आपराधिक मामले नहीं है। लेकिन ये आपराधिक मामले इस तरीके को, जैसे मान लीजिए किसी का इन्होंने मर्डर कर दिया, तो अब तो इस तरीके के अगर मामलों में वो 2 वर्ष तक जेल में रहें तो फिर ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आगे अगर बात करें तो दल बदल का एक आधार लगता है। दल बदल का जो आधार होता है उस पर अंतिम जो निर्णय देते हैं वो पीठासीन अधिकारी देते हैं। पीठासीन सदन के पीठासीन अधिकारी। अब देखिए लोकसभा में अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वही राज्यसभा में बात करें तो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इनके पास भी ये आधार होता है कि दल बदल कानून के आधार पर ये अपना अंतिम निर्णय देंगे। अच्छा आपको दोस्तों बता दें कि दल बदल जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इस पर हमने अलग से एक वीडियो ली है, और वो कंप्लीट वीडियो जिसको भी दल बदल में थोड़ा सा भी डाउट है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के दल बदल कानून की जो वीडियो उसको देख सकता है, उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आज की जो वीडियो है वे हमने यहीं तक ली है। इसके आगे हम देखेंगे सदन के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है, क्या आर्टिकल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पॉलिटी की वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।